बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर जाहिद हुसैन लेक्चर्स ऑन बिजनेस लॉ के साथ हाजिर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका ताल्लुक रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के साथ है। इसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शंस 3 टू सेक्शन 10। इस लॉ को डाउनलोड करने के लिए आप इन लिंक्स को यूज कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। सेक्शन 3 का ताल्लुक ट्रेड यूनियंस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के साथ है। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी वर्कमैन या एम्प्लॉयर ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकता है, और वो किन उसूलों के तहत फॉर्म कर सकता है, ये उसूल यहाँ पे दिए गए हैं। क्लॉज ए में ये कहा गया है कि कोई भी वर्कर जो है वो इंटाइटल्ड होगा, उसका ये राइट होगा कि वो इस्टेब्लिश करे कोई भी ट्रेड यूनियन, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको ट्रेड यूनियन का नाम दिया जा सकता हो, और इसके बाद वो उस ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर सकता है किसी इंटरनेशनल एसोसिएशन के साथ। यानी कोई भी वर्कर ट्रेड यूनियन बना सकता है, एसोसिएशन बना सकता है, और अपने उस एसोसिएशन को या अपने उस ट्रेड यूनियन को वो एफिलिएट कर सकता है किसी भी इंटरनेशनल एसोसिएशन के साथ। यहाँ पे एक कंडीशन है, वो ये कि जिस ट्रेड यूनियन में वुमेन भी मेंबर हैं, ज़रूरी है कि उनको भी एग्जेक्टिव में नॉमिनेशंस इस हद तक मिलनी चाहिए जिस तनासब के साथ उनकी उस मुतलका ट्रेड यूनियन में मेंबरशिप है, उस तनासब के साथ उनको भी एग्जेक्टिव में मेंबरशिप मिलनी चाहिए। हम सपोज करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल सपोज करते हैं कि एक ट्रेड यूनियन में 40 मेंबर्स हैं। उन 40 मेंबर्स में से 10 मेंबर्स हैं विमेन, और 30 मेंबर्स हैं जो मेल वर्कर्स पे मुश्तमिल हैं। वो अपनी एक एग्जेक्टिव बनाना चाहते हैं बॉडी, उसमें वो 4 मेंबर्स को इलेक्ट करना चाहते हैं एज ऑफिसर्स या एज एग्जेक्टिव मेंबर्स। उन 4 ऑफिसर्स में से 1 मेंबर जो है लाजमी तौर पे वेमेन का होना चाहिए, और 3 जो है उसके वर्कमैन के होने चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि हमने इस एग्जांपल में सपोज किया था कि 40 नंबर ऑफ वर्कर्स हैं टोटल, उसमें से 30 मेल वर्कर्स हैं और 10 हैं वुमन वर्कर्स। तो लिहाजा इस तनासब के साथ अगर देखा जाए तो 30 का मतलब है कि 3 मेल मेंबर्स होने चाहिए, और 10 का मतलब है कि एक फीमेल या वुमन वर्कर होना चाहिए, अगर वो जो एग्जेक्टिव है वो 4 मेंबर्स पर मुश्तमिल होगी। तो नेक्स्ट जो कंडीशन है वो ये है कि नो वर्कर शैल बी इंटाइटल्ड टू बी अ मेंबर ऑफ मोर देन वन ट्रेड यूनियन एट एनी वन टाइम। कोई भी मेंबर जो है वो एक वक्त में एक से ज्यादा ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं बन सकता। अगर कोई मेंबर फिर भी एक ट्रेड यूनियन का मेंबर होने के साथ साथ दूसरे ट्रेड यूनियन का मेंबर भी बनने की कोशिश करता है, या उसकी मेंबरशिप हासिल कर लेता है और ज्वाइन कर लेता है दूसरे ट्रेड यूनियन को, तो उसकी जो अर्लियर मेंबरशिप होगी, यानी जो पहली ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप होगी, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। क्लॉज बी में ये कहा गया है कि जैसे वर्कमैन या वर्कर्स ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह एम्प्लॉयर्स भी अपने लिए ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं, और उनका ये राइट है कि वो ट्रेड यूनियन एस्टेब्लिश करें और वो किसी भी इंटरनेशनल एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते हैं, और इन तमाम मामलात में उनको किसी प्रीवियस ऑथोराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। क्लॉज सी में ये कहा गया है कि कोई भी ट्रेड यूनियन या जो एम्प्लॉयर्स की एसोसिएशन है, उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो अपने ट्रेड यूनियन को रन करने के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करें, और ऐसे रूल्स भी फ्रेम करें जिसमें ये बताया गया हो क्लियर मैनर में कि वो आज़ादी के साथ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इलेक्ट कर सकते हैं, अपने मेंबर्स को इलेक्ट कर सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करेंगे, और अपने प्रोग्राम को फॉर्मुलेट करेंगे, और अपने एक्टिविटीज को जो है वो रेगुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन। क्लॉज टी में ये कहा गया है कि जो वर्कर्स होंगे और एम्प्लॉयर्स, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, उनका ये राइट होगा कि वो ट्रेड यूनियन बनाने के साथ साथ
ایک اشتراک کریں اور اشتراک کرنے کے بعد وہ ایک فیڈریشن فارم کرتے ہیں یا کانفیڈریشن فارم کرتے ہیں، اور ان کی اس فیڈریشن کا رائٹ ہوگا کہ وہ ایفیلیٹ ہو کسی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ، چاہے اس کا تعلق ورکرز کی کانفیڈریشن یا فیڈریشن سے ہو یا امپلائرز کی فیڈریشن یا کانفیڈریشن کے ساتھ ہو، وہ کسی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ ایفیلیٹ ہو سکتی ہیں۔ لیبر کے حوالے سے اگر موجودہ دور میں دیکھا جائے، جو پرومیننٹ آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنل لیول پہ، دیٹ از انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، جس کو سمپلی ہم ILO بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا کلوز ڈی میں یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ کوئی بھی امپلائر یا ورکر جو ہیں جو ٹریڈ یونینز بنا لیتے ہیں، ان ٹریڈ یونینز کی آگے ایک نمائندہ فیڈریشن بھی بنائی جا سکتی ہے جو ان تمام ٹریڈ یونینز پہ مشتمل ہوگی، اور ان فیڈریشنز کو ملا کے کوئی کانفیڈریشن بھی بنائی جا سکتی ہے جو ان فیڈریشنز کی نمائندگی کرے گی، چاہے کوئی ٹریڈ یونین ہو یا فیڈریشن ہو یا کانفیڈریشن ہو، بیسیکلی وہ تمام کے تمام ٹریڈ یونین کی ڈیفینیشن میں ہی فال کرتے ہیں۔ سیکشن 4 میں یہ کہا گیا ہے کہ جو رجسٹرار ہوگا ٹریڈ یونین کا، اس کو گورنمنٹ اپوائنٹ کرے گی تھرو نوٹیفیکیشن، اور وہ نوٹیفیکیشن پبلش ہوگا آفیشیل گیزٹ میں، اور جو رجسٹرار صاحب ہوں گے ٹریڈ یونین کے، ان کو اسسٹ کرے گا ایک یا ایک سے زیادہ جوائنٹ رجسٹرارز۔ ان کو اسسٹ کرنے والی جو اتھارٹی ہوگی اس کو لا نے جوائنٹ رجسٹرارز کا نام دیا ہے۔ سیکشن 5 میں یہ کہا گیا ہے کہ پاورز اینڈ فنکشنز آف رجسٹرار کیا ہوں گی۔ رجسٹرار اور ان کے جو جوائنٹ رجسٹرارز ہیں وہ اپنی ان پاورز کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں، جیسا کہ کلوز اے میں کہا گیا ہے کہ رجسٹرار کا بیسک فنکشن یہ ہے کہ وہ ٹریڈ یونینز کی رجسٹریشن کرے گا۔ اس کے علاوہ جو ٹریڈ یونین رجسٹرڈ ہو جاتی ہیں ان کے جو رجسٹر ہے ان کو مینٹین کرے گا تاکہ یہ پتہ چلے کہ اب تک کتنی ٹریڈ یونینز رجسٹرڈ ہو چکی ہیں۔ کلوز بی میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر رجسٹرار کو کسی ٹریڈ یونین کے حوالے سے کچھ تحفظات یا وہ یہ سمجھتے ہوں کہ وہ وائلیشن کر رہے ہیں، اس صورت میں رجسٹرار ایک کمپلین فائل کر سکتے ہیں آنریبل کمیشن کے آفس میں۔ کمیشن سے مراد ہے نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن، جسے ہم مختصر طور پہ NIRC بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کمپلین میں انکلوڈ ہو سکتی ہے کوئی بھی پروسیکیوشن کسی ٹریڈ یونین کے خلاف، چاہے اس ٹریڈ یونین کا تعلق امپلائرز کے ساتھ ہو یا ورکرز کے ساتھ ہو یا کسی اور شخص کے ساتھ ہو، اور اس کمپلین میں یہ الزام لگایا گیا ہو کسی آفینس سے متعلق، وہ آفینس ہو یا چاہے اس کا تعلق کسی انفیئر لیبر پریکٹس کے ساتھ ہو، یا اس میں وائلیشن کا ذکر ہو کہ کسی ایکٹ کی وائلیشن کی گئی ہے یا اس لا کی وائلیشن کی گئی ہے، یا اس میں یہ کہا گیا ہو کہ جو بھی ٹریڈ یونین ہے وہ کنٹراوین کر رہی ہے اپنے اس پروویژن سے جو اس کے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، اپنے کانسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی عمل کر رہی ہے ٹریڈ یونین، اس حوالے سے کمپلین جو ہے وہ فائل کی جا سکتی ہے رجسٹرار کی جانب سے آنریبل کمیشن کے آفس میں۔ کلوز سے یہ کہتا ہے کہ جو رجسٹرار ہیں وہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کو، یعنی اگر ایک انڈسٹری میں ایک سے زیادہ ٹریڈ یونینز ہو، ہم سپوز کرتے ہیں کہ 3 ٹریڈ یونینز ہیں ایک انڈسٹری میں، ان 3 ٹریڈ یونینز میں کون سی نمائندہ ٹریڈ یونین ہے جس کے ساتھ امپلائر جو ہے وہ بات چیت کر سکتا ہے کنڈیشنز آف امپلائمنٹ کے حوالے سے۔ اب اس کو ضروری ہے کہ الیکٹ کیا جائے یا اس کو نامینیٹ کیا جائے یا اس کو اپوائنٹ کیا جائے ان اکارڈنس ود لا۔ اگر ایک سے زیادہ ٹریڈ یونینز ہیں تو پھر ان کو الیکٹ کرنا ہوگا، اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وضع کیا گیا ہے لا میں، اس کو ڈٹرمن کرے گا رجسٹرار اکارڈنگ ٹو کلوز سی آف سیکشن 5۔ کلوز ڈی میں یہ کہا گیا ہے کہ رجسٹرار صاحب انسپیکٹ کر سکتے ہیں ٹریڈ یونین کے اکاؤنٹس کو، ان کے ریکارڈ کو انسپیکٹ کر سکتے ہیں، وہ کوئی بھی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں یا کوئی بھی انکوائری ہولڈ کر سکتے ہیں۔ اب انویسٹیگیشن یا انکوائری کی جہاں تک بات ہے، یہ کام وہ خود بھی کر سکتے ہیں
या वो किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर के थ्रू ये काम कर सकते हैं, या वो किसी और को अथोराइज कर सकते हैं इन राइटिंग कि वो इंस्पेक्ट करे अकाउंट्स को, रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करे, इन्वेस्टिगेट करे या इंक्वायरी करे उस ट्रेड यूनियन की। क्लॉज ई में ये कहा गया है कि जिन पावर्स का ऊपर जिक्र किया गया इसके अलावा और भी पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं रजिस्ट्रार, जिसको फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो लॉ के तहत प्रिस्क्राइब किया गया हो। सेक्शन 6 में कहा गया है एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या होगा, ये इसमें बताया गया है। उसका तरीकाकार ये होगा कि कोई भी ट्रेड यूनियन जो है वो एक एप्लीकेशन मूव करेगी रजिस्ट्रार के ऑफिस में, और उस एप्लीकेशन पे सिग्नेचर्स होंगे उस ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट के और उस ट्रेड यूनियन के सेक्रेटरी के। और यहाँ पे ये बात जरूरी है कि जो भी ट्रेड यूनियन रजिस्टर होने जा रही, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि ये जरूरी है कि उस एस्टेब्लिशमेंट में कम से कम दो ट्रेड यूनियंस मौजूद हों। अगर उस एस्टेब्लिशमेंट में दो ट्रेड यूनियंस मौजूद नहीं हैं कम से कम, तो कोई भी जो ट्रेड यूनियन है वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकेगी। अगर एक ट्रेड यूनियन है, सपोज करते हैं हम, किसी एस्टेब्लिशमेंट में रजिस्टर्ड नहीं हो सकेगी। अगर उस एस्टेब्लिशमेंट में दो ट्रेड यूनियंस हैं तो फिर उस सूरत में कोई भी ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हो सकती है। सेक्शन 7 में रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं एप्लीकेशन की, जो रजिस्ट्रार के ऑफिस में मूव की जाएगी ट्रेड यूनियंस की जानिब से। अब उसका तरीकाकार ये होगा कि उस एप्लीकेशन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे, कुछ पार्टिकुलर्स दिए जाएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो उसमें फर्निश की जाएगी। वो क्या इन्फॉर्मेशन होगी? क्लॉज ए में ये कहा गया है कि एक स्टेटमेंट होगी जिसमें ट्रेड यूनियन का नेम लिखा होगा, ट्रेड यूनियन का एड्रेस होगा, ट्रेड यूनियन का हेड ऑफिस लिखा होगा। इसके अलावा डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द यूनियन होगा कि किस डेट को ट्रेड यूनियन फॉर्म हुई है। और नंबर 3 में कहा गया है कि जो ऑफिसर्स होंगे ट्रेड यूनियन के, उनके नेम होंगे, उनका एजेस होंगी, उनके एड्रेसेस होंगे और उनका ऑक्यूपेशन होगा। और नंबर 4 में ये कहा गया है कि एक ऐसी स्टेटमेंट होगी जिसमें टोटल पेड मेंबरशिप का जिक्र होगा कि कितने मेंबर्स की जो कंट्रीब्यूशन है उन्होंने पे कर दिया है, उनकी क्या अमाउंट बनती है, उसका जिक्र किया जाएगा। नंबर 5 में ये कहा गया है कि उस एस्टेब्लिशमेंट का नेम होगा जहाँ पे ट्रेड यूनियन फॉर्म होने जा रही है, और वहाँ पे कितने टोटल वर्कर्स काम करते हैं उनकी तादाद बताई जाएगी। नंबर 6 में ये कहा गया है कि अगर पहले से कोई ट्रेड यूनियन मौजूद है उस एस्टेब्लिशमेंट में, उसका रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का नेम क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये तमाम मालूमात जो हैं वो एप्लीकेशन में दी जाएंगे, उस स्टेटमेंट में दी जाएंगे। नंबर 7 में कहा गया है कि अगर वो फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस बनने जा रही है, उस सूरत में जो उसके मेंबर ट्रेड यूनियंस हैं, उन मेंबर ट्रेड यूनियंस के रजिस्ट्रेशन नंबर जो हैं वो फर्निश करना ज़रूरी होंगे, उनके नेम और उनके एड्रेसेस फर्निश करना, ये तमाम मालूमात फर्निश करना ज़रूरी होगी। क्लॉज बी में कहा गया है कि 3 कॉपीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वो उसके साथ अटैच की जाएंगी, और इसमें एक कॉपी रेजोल्यूशन की भी साथ फाइल की जाएगी। उस रेजोल्यूशन का बेसिक पर्पस ये होगा कि उसमें ये बताया जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ट्रेड यूनियन का, उसको प्रॉपर मैनर में अप्रूव किया गया है, और उसमें मीटिंग के जो चेयरमैन हैं उनके सिग्नेचर होंगे रेजोल्यूशन में, और उसमें इस बात का जिक्र होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अप्रूव कर लिया गया है प्रॉपर मैनर में। क्लॉज सी में ये कहा गया है कि एक रेजोल्यूशन होगी जिसमें ट्रेड यूनियन के मेंबर्स जो हैं वो अथोराइज करेंगे अपने प्रेसिडेंट को और सेक्रेटरी को कि वो ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के मामला को देख सकते हैं, और वो बाकायदा अथोराइज्ड हैं उन मेंबर्स की जानिब से। क्लॉज डी में कहा गया है कि अगर कोई फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन बनने जा रही है, फॉर्म होने जा रही है, उस सूरत में एक रेजोल्यूशन होगी तमाम कॉन्स्टिट्यूट यूनियंस की जानिब से जो एग्री करेंगी कि वो उस फेडरेशन के मेंबर बनने जा रहे हैं। हम सपोज करते हैं कि एक 10 ट्रेड यूनियंस की एक फेडरेशन बनने जा रही है। 10 ट्रेड यूनियंस के जो कॉन्सेंट है वो ज़रूरी होगी, और वो 10 ट्रेड यूनियंस रेजोल्यूशंस पास करेंगी जिसमें इस बात का जिक्र होगा कि वो इस फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन का
मेंबर बनने जा रही हैं। सेक्शन 8 जो है वो रिक्वायरमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक है। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी ट्रेड यूनियन जो है ज़रूरी है कि अपने रजिस्ट्रेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तरतीब दे, और उस कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट्स जो हैं फर्दर वो ये होंगी कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रेड यूनियन का नेम लिखा होगा और ट्रेड यूनियन का एड्रेस लिखा होगा। क्लॉज बी में कहा गया है कि ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्ट्स बताए गए होंगे कि ट्रेड यूनियन जिस पर्पस के लिए फॉर्म की गई है उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। और अगर जनरली देखा जाए तो ट्रेड यूनियंस के ऑब्जेक्ट्स ये होते हैं कि वो अपने जो मेंबर हैं, वर्कर्स, वर्कमैन, या अगर वो एम्प्लॉयर्स की है तो एम्प्लॉयर्स के जो राइट्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगी। क्लॉज सी में ये कहा गया है कि जो जनरल फंड्स तरतीब दिया जाएगा उस ट्रेड यूनियन के लिए, उस जनरल फंड्स की डिटेल्स जो हैं वो बताई जाएंगी, और ये भी बताया जाएगा कि वो फंड्स किस पर्पस के लिए यूटिलाइज किए जाएंगे। क्लॉज डी में ये कहा गया है कि जो एग्जेक्टिव फॉर्म होगी उन ट्रेड यूनियंस की, ज़रूरी है कि 75% उन्हीं मेंबर्स में से हो जो मेंबर्स उस ट्रेड यूनियन के से ताल्लुक़ रखते हैं और उस एस्टेब्लिशमेंट से भी ताल्लुक़ रखते हैं। ये मैं दोबारा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो एग्जेक्टिव होंगे ट्रेड यूनियन के, ज़रूरी होगा कि उनकी 75% जो तादाद है उन एग्जेक्टिव्स की, वो उन्हीं वर्कमैन में से हो, और उन वर्कमैन में से हो जो उस एस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयड हैं। यानी वो किसी और जगह एम्प्लॉयड नहीं है, बल्कि सिर्फ उसी एस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयड है। 75% जो स्ट्रेंथ होगी एग्जेक्टिव की वो उन्हीं मेंबर्स में से होंगी और आउटसाइडर नहीं होंगे। अलबत्ता लॉ ने एक सहूलत दी है, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि 25% जो मेंबर्स हैं उन उस हवाले से जो है ये अप्लाई नहीं होगा रूल। अब यहाँ पे मुझे एक एग्जांपल देना होगा, फिर ये पॉइंट्स आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे क्लियर हो सकते हैं। हम सपोज करते हैं कि एक ट्रेड यूनियन है और उस ट्रेड यूनियन में 4 एग्जेक्टिव हमने इलेक्ट करने हैं। एक प्रेसिडेंट है, एक सेक्रेटरी है, एक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, और एक और सेक्रेटरी अकाउंट्स एंड ऑडिट है। ये 4 ऑफिसर्स या 4 एग्जेक्टिव हमने इलेक्ट करने हैं। अगर हम इस लॉ के रूल से देखें, उन चारों में से 3 का ताल्लुक लाजमी तौर पे उन्हीं वर्कमैन में से होना चाहिए जो उस एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं। अलबत्ता एक जो है मेंबर, एग्जेक्टिव जो है या ऑफिसर जो है, वो बाहर से हो सकता है जो उस एस्टेब्लिशमेंट में काम ना करता हो, बल्कि उसी ग्रुप की किसी और एस्टेब्लिशमेंट में काम करता हो, वो भी उसमें इंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन 70% से 70% से कम जो मेंबर्स हैं वो उस एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होना जरूरी है। यानी 75% जो एग्जेक्टिव्स होंगे वो लाजमी तौर पे उस एस्टेब्लिशमेंट के वर्कमैन पर मुश्तमिल हों। क्लॉज ई में कुछ कंडीशंस बताई गई हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया जाएगा लाजमी तौर पे कि ट्रेड यूनियन अगर किसी मेंबर को फाइन करती है या उसकी किसी अमाउंट को फोरफीट करती है, उसका फोरफीचर करती है, तो जो भी फाइन वो इम्पोज करेगी उसमें क्या कंडीशंस होंगी, इन तमाम कंडीशंस का उस कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र होना लाजमी है। और बगैर किसी वजह के कोई भी ट्रेड यूनियन अपने मेंबर को फाइन नहीं कर सकती। अगर फाइन करेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र होना लाजमी है। क्लॉज एफ में ये कहा गया है कि मेंबर्स की लिस्ट बाकायदा तौर पर दी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें ये भी बताया जाएगा कि जो एडिक्वेट फैसिलिटीज़ हैं इंस्पेक्शन के लिए उन ऑफिसर्स और मेंबर्स को जो है वो दी जाएंगी, ताकि कोई भी जो मेंबर है ट्रेड यूनियन का, वो अपने मेंबर्स को, अपने जो इलेक्टेड पर्सन्स हैं उनके मामला को देख सके, जांच पड़ताल कर सके, और ये तयन कर सके कि वो लोग ट्रेड यूनियन के मफादात के लिए ही काम करेंगे। उनको इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने मेंबर्स को ऑब्जर्व कर सकें। क्लॉज जी में ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी वक्त अमेंडमेंट की जरूरत पेश आती है
یا वेरिएशन की ज़रूरत पेश आती है या उसको कैंसिल करने की ज़रूरत पेश आती है, तो उसका तरीकाकार क्या होगा? वो तरीकाकार कॉन्स्टिट्यूशन में तय किया जाना ज़रूरी है कि फ्यूचर में किसी भी किस्म के अमेंडमेंट जो है वो किस तरह की जाएगी। क्लॉज एच में फंड्स से मतलब बताया गया है कि जो ट्रेड यूनियन के फंड्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र होना चाहिए कि उन फंड्स को कैसे मेंटेन किया जाएगा, उनका एनुअल ऑडिट का तरीकाकार क्या होगा, और जो इंस्पेक्शन है अकाउंट बुक्स की ऑफिसर्स की जानिब से उसका तरीकाकार क्या होगा। ये तमाम मामला उसमें जिक्र किए जाने ज़रूरी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लॉज आई में ये कहा गया है कि अगर फ्यूचर में कभी ट्रेड यूनियन को डिसॉल्व करने की जरूरत पेश आ जाती है, ट्रेड यूनियन को ख़त्म करने की जरूरत पेश आ जाती है, तो उसको डिसॉल्व करने का तरीकाकार क्या है, ये मुतय्यन करना ज़रूरी है कि ट्रेड यूनियन को डिसॉल्व कैसे किया जाएगा। क्लॉज जे में ये कहा गया है कि जो इलेक्शंस होंगे ऑफिसर्स के जिनका ताल्लुक ट्रेड यूनियन के साथ होगा, तो जनरल बॉडी के इलेक्शन का तरीकाकार क्या है उसको मुतय्यन करना ज़रूरी है, और जो टर्म है इलेक्शन की वो बतानी ज़रूरी है कि कितने अरसे के लिए इलेक्शंस होंगे। लेकिन एक कंडीशन आयद कर दी गई है, वो ये कि नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर अंदर एक मरतबा इलेक्शन होना ज़रूरी है, और कोई भी मेंबर जो इलेक्ट होता है एज एग्जेक्टिव, वो 2 साल से ज़्यादा के लिए अपने अहदे पर बरकरार नहीं रह सकता। ज़रूरी है कि 2 साल के बाद दोबारा इलेक्शंस हों। अगर 1 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकते हैं, लेकिन 2 साल से ज़्यादा से के बाद तक के लिए इलेक्शन नहीं हो सकते, यानी 2 साल के अंदर एक मरतबा इलेक्शन होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि 3 साल के बाद इलेक्शन हो या 5 साल के बाद इलेक्शन हो, बल्कि 1 साल में इलेक्शन हो जाए ठीक है, अदरवाइज जो है वो 2 साल के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी करार दिया गया है। क्लॉज के में ये कहा गया है कि अगर किसी भी ऑफिसर के हवाले से मेंबर्स जो हैं ट्रेड यूनियन के उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन पे एतमाद नहीं करते, तो उनका राइट है कि वो उन पे एतमाद ना करें। नो कॉन्फिडेंस का मतलब है अदम एतमाद। तो अदम एतमाद की सूरत में ट्रेड यूनियन के उस एग्जेक्टिव को जो है वो अपने उहदे से बर्खास्त होना पड़ेगा। इसका तरीकाकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया जाना ज़रूरी है क्लॉज के मुताबिक। क्लॉज एल में ये कहा गया है कि मीटिंग का प्रोसीजर बताया जाएगा कि मेंबर्स की मीटिंग कब होगी, कैसे होगी, उसका तरीकाकार क्या होगा, उसके एग्जेक्टिव जो हैं उनकी मीटिंग कब होगी, उनके जनरल बॉडी की मीटिंग कब होगी, ये तरीकाकार कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाना ज़रूरी है। लेकिन साथ एक कंडीशन भी ऐड कर दी गई है, वो ये कि जो एग्जेक्टिव हैं उनकी मीटिंग हर 3 माह के बाद एक मरतबा होना ज़रूरी है, यानी विद इन 3 मंथ्स एक मरतबा मीटिंग जो है एग्जेक्टिव की वो ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि जो जनरल बॉडी है उनकी साल में एक मरतबा मीटिंग होना ज़रूरी है। यानी अगर हम सपोज कर लें तो एग्जेक्टिव की साल में 4 मरतबा मीटिंग होगी, जो ऑफिसर्स होंगे एग्जेक्टिव होंगे ट्रेड यूनियन के, और जो जनरल बॉडी होगी उनकी मीटिंग कम अज कम एक मरतबा एक साल में होना ज़रूरी है। क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि कोई भी जो वर्कमैन है या वर्कमैन जो हैं वो अपनी ट्रेड यूनियन को उस वक्त तक रजिस्टर नहीं करवा सकते जब तक कि वो इन कंडीशंस को भी फुलफिल ना करते हों। यानी जैसे कि क्लॉज ए में ये कहा गया है कि ये ज़रूरी है कि तमाम मेंबर्स जो हैं वर्कमैन वो एक्चुअली उसी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हो जिस इंडस्ट्री में ये ट्रेड यूनियन बनने जा रही है, ये बात ज़रूरी है। तो जिस इस्टेब्लिशमेंट में वो काम करते हैं उसी से मतलब ही वो ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, और वो किसी और इंडस्ट्री में ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते। अलबत्ता यहाँ पे एक बात क्लियर कर दी गई है कि वर्कमैन एक्सप्लेनेशन कर दी गई है यहाँ पे, अगर किसी वजह से किसी वर्कमैन का कोई इशू चल रहा है, किसी एजुडिकेशन हो रही है किसी की वर्कमैन की किसी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में, जिसका ताल्लुक उसकी डिसमिसल के साथ है, उसकी टर्मिनेशन के साथ है, या रिट्रेंचमेंट के साथ है, और उसका ये जो मामला है या उसका जो केस है ऑनरेबल लीगल फोरम में चल रहा है, प्रोसीड हो रहा है किसी कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन जिसके पास है उस वहाँ, उस सूरत में जब तक फाइनली उसको डिसमिस नहीं किया जाता है, जब तक फाइनली उसको टर्मिनेट नहीं किया जाता है, या जब तक फाइनली उनको रिट्रेंच नहीं किया जाता है, तब तक ये समझा जाएगा कि वो एम्प्लॉयड
ورکر ہیں، یعنی ایمپلائڈ ورکرز ہی ٹریڈ یونینز بنا سکتے ہیں اپنے متعلقہ اسٹیبلشمنٹ میں، اور اگر کبھی ان کا کئی کیس چل رہا ہو اور جب تک اس کا فیصلہ فائنل نہیں ہو جاتا تب تک وہ اس کے ایمپلائڈ ورکرز ہی تصور کیے جائیں گے۔ کلوز بی میں کہا گیا کہ جہاں پہ دو یا دو سے زیادہ ٹریڈ یونینز رجسٹرڈ ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ رجسٹر ہونے جا رہی ہے تو جو اسٹرینتھ ہے ممبرس کی وہ کم از کم 1/5 ہونے چاہیے۔ اگر دو یا دو سے زیادہ رجسٹرڈ ٹریڈ یونینز موجود ہیں ایک اسٹیبلشمنٹ میں، اور کم از کم جو اسٹرینتھ بتائی ہے لا نے وہ یہ ہے کہ 1/5 جو ممبرس ہیں وہ اس ٹریڈ یونین کو ریپرزینٹ کرتے ہوں۔ اگر ایک ٹریڈ یونین بننے جا رہی ہے اور اس کے جو ممبرز ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ میں ورکرز کی تعداد سے 1/6 بنتی ہے تو ایسا جو ٹریڈ یونین ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہو سکتی ان اکارڈنس ود لا۔ تو ان کی جو کم از کم اسٹرینتھ ہے دیٹ از 1/5۔ اسٹیبلشمنٹ میں ہم سپوز کرتے ہیں اس کانسیپٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم سپوز کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں 1000 ورکرز کام کرتے ہیں اور وہاں پہ دو ٹریڈ یونینز ہیں، ایک ٹریڈ یونین میں ورکرز کی تعداد ہے 400، ایک میں ہے 600۔ جس میں تعداد 600 ہے وہ ٹریڈ یونین جو ہے وہ رجسٹریشن کے لیے اپلیکیشن موو کرتی ہے۔ ہم نے یہ آبزرو کرنا ہے کہ کیا وہ 1/5 کی یہ جو کنڈیشن اس میں فال کرتی ہے یا نہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایزیلی اس کنڈیشن میں فال کرتی ہے کیونکہ اس میں تقریباً 60% جو ہیں ورکرز وہ اس اسٹیبلشمنٹ کے اس ٹریڈ یونین سے تعلق رکھتے ہیں اور اس ٹریڈ یونین کے ممبر ہیں، تو لہٰذا وہ ٹریڈ یونین جو ہے رجسٹریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایگزامپل کے مطابق سیکشن 9 ہے رجسٹریشن سے متعلق۔ ہم نے جو اوپر سیکشن 8 اور 9 ڈسکس کیا ہے، سیکشن 7 اور 8 جو ہم نے ڈسکس کیا ہے، اگر ان تمام سیکشنز کے ریکوائرمنٹ فلفل کر لیتی ہے کوئی ٹریڈ یونین اور رجسٹرار سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کمپلائنس ہو گئی ہے سیکشن 7 اور سیکشن 8 کی، اس صورت میں جیسے یہ اپلیکیشن فائنل ہو جاتی ہے اس اپلیکیشن کے 7 دنوں کے اندر اندر رجسٹرار جو ہے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ایشو کر دیں گے اس متعلقہ ٹریڈ یونین کو، اور جیسے ہی سرٹیفکیٹ آف رجسٹریشن ایشو ہو جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ ٹریڈ یونین رجسٹرڈ ہو گئی ہے۔ لیکن کلاس 2 کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ اگر اپلیکیشن جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی ہے آنریبل رجسٹرار نے اور سرٹیفکیٹ آف رجسٹریشن اس کو ایشو نہیں کیا گیا تو اس صورت میں ضروری ہے کہ ود ان 7 days جو بھی ایگریوڈ ٹریڈ یونین ہے وہ اپیل فائل کر دے آنریبل کمیشن کے آفس میں، اور آنریبل کمیشن کے پاس سے اختیار ہوگا کہ اپیل سننے کے بعد وہ ایک ججمنٹ دیں گے۔ اس ججمنٹ کے تحت وہ ایک آرڈر پاس کر سکتے ہیں جس میں رجسٹرار صاحب کو ڈائریکٹ کیا گیا ہو کہ وہ ٹریڈ یونین کو رجسٹر کرتے ہیں، وہ ایسا آرڈر بھی پاس کر سکتے ہیں، اور وہ ایسا بھی آرڈر پاس کر سکتے ہیں کہ جو ٹریڈ یونین ہے اس کو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ آنریبل کمیشن یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ جو اپیل فائل کی گئی تھی ٹریڈ یونین کی جانب سے آنریبل کمیشن کے آفس میں وہ اس اپیل کو ڈسمس کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی یہ ڈسکریشن ہے آنریبل کمیشن کی کہ چاہے وہ اپیل سننے کے بعد رجسٹرار کو رجسٹریشن کے لیے کہہ دیں یا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ایشو کرنے کے لیے کہہ دیں یا اپیل کو ہی ڈسمس کر دیں۔ یہ بیسیکلی ڈسکریشن ہے آنریبل کمیشن کی۔ کلاس 3 میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی بھی چینج ہوتا ہے کوئی آلٹریشن ہوتی ہے کسی بھی ٹریڈ یونین کے کانسٹیٹیوشن میں تو ضروری ہے کہ وہ جو متعلقہ ٹریڈ یونین ہوگی وہ تھرو رجسٹرڈ پوسٹ اس چینج کے بارے میں نوٹیفائی کرے گی آنریبل رجسٹرار کا آفس میں ود ان 15 days آف سچ چینج۔ جیسے وہ چینج اکر ہوتا ہے اس چینج کے ود ان 15 days ضروری ہے کہ نوٹیفائی کیا جائے رجسٹرار کے آفس میں تھرو رجسٹرڈ پوسٹ کہ کانسٹیٹیوشن میں یہ فلاں چینجز ہو گئے ہیں۔
اور क्लॉज 4 में ये कहा गया है कि रजिस्ट्रार जो है जैसे चेंजेस के बारे में उसको बताया जाता है तो वो रिफ्यूज कर सकता है ऐसे चेंज को रजिस्टर करने के हवाले से, अगर वो ये समझते हैं कि ये जो चेंज किया गया है इसकी वजह से उसके कॉन्स्टिट्यूशन में वायलेशन की गई है या इस लॉ की वायलेशन की गई है, तो लिहाजा अगर इस चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया गया तो ये चेंजेस जो हैं ये बेसिकली वायलेशन होगी उस कॉन्स्टिट्यूशन की या इस लॉ की, जिसकी इजाज़त रजिस्ट्रार साहब नहीं दे सकते, लिहाजा वो रिफ्यूज कर सकते हैं कि ऐसा चेंज वो एंटरटेन नहीं करेंगे। क्लॉज 5 में ये कहा गया है कि अगर कोई भी फेडरेशन बनाई गई थी ट्रेड यूनियंस की और उनमें से कोई भी ट्रेड यूनियन जो है वो उसमें इंक्लूड होना चाहती है या एक्सक्लूड होना चाहती है उस ट्रेड यूनियन से, उससे फेडरेशन से बाहर जाना चाहती है या फेडरेशन में ऐड होना चाहती है, इस हवाले से अगर वो कोई चेंज होता है उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो चेंज थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट नोटिफाई किया जाए ऑनरेबल रजिस्ट्रार को विद इन 15 डेज, कि जब ये फैसला किया जाता है कि किसी फेडरेशन में शामिल होना है या शामिल नहीं होना किसी ट्रेड यूनियन में, उस फैसले के 15 दिन के अंदर अंदर जो है रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना जरूरी है थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। क्लॉज 6 में ये कहा गया है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है जिसका ताल्लुक चेंज ऑफ ऑफिसर्स ऑफ ट्रेड यूनियन के साथ है, यानी जो ट्रेड यूनियन के ऑफिसर्स हैं वहाँ पे अगर कोई चेंज के हवाले से डिस्प्यूट अराइज होता है तो रजिस्ट्रार साहब के पास इख्तियार है कि वो फ्रेश इलेक्शन होल्ड करने के लिए कह सकते हैं, और वो ये भी कह सकते हैं उन इलेक्शन में रजिस्ट्रार साहब खुद सुपरवाइज करेंगे उन इलेक्शंस को, तो ये रजिस्ट्रार साहब के पास इख्तियार है डिस्प्यूट की सूरत में अगर ऑफिसर्स के चेंज के हवाले से कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। सेक्शन 10 जो है इस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक है, इसमें ये कहा गया है कि रजिस्ट्रार साहब जैसे ही रजिस्टर कर देते हैं ट्रेड यूनियन को, अगर वो ये समझते हैं कि तमाम जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो गई हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बेसिकली एक कंक्लूसिव एविडेंस होगा इस बात का कि जो ट्रेड यूनियन है वो अकॉर्डिंग टू लॉ रजिस्टर्ड हो गई है। तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक कंक्लूसिव एविडेंस है जिसको ट्रेड यूनियन फ्यूचर में यूज कर सकती है इस हवाले से कि वो ट्रेड यूनियन एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है। लेक्चर के एंड पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑनरेबल कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स को। 2020 SCMR पेज 638 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है जो 2020 में दी गई थी। इसमें पार्टी से सुई साउदर्न गैस कंपनी लिमिटेड वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस, इसमें जिस सेक्शन को इंटरप्रेट किया गया सेक्शंस 2 क्लॉज 33 और सेक्शन 19 का सब सेक्शन 5 था। इसमें बेसिकली डिस्कस किया गया था कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो हैं जो अपने सर्विसेज रेंडर करें सुई साउदर्न गैस कंपनी लिमिटेड में और वो इंगेज हैं थ्रू अ लेबर कॉन्ट्रैक्टर, उनका स्टेटस क्या है बेसिकली। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हेल्ड किया दैट फॉर एन एम्प्लॉय टू फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ अ वर्कर और वर्कमैन, कि वर्कर और वर्कमैन के डेफिनेशन में फॉल करने के लिए क्या चीज मैंडेटरी है। इट वाज wholly irrelevant whether he had been employed directly or through a contractor। ये बात इरेलीवेंट है कि क्या वर्कर जो है डायरेक्टली अपॉइंट हुआ या थ्रू कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट हुआ, यहाँ पे ये बात ज़रूरी है कि वो इस एस्टेब्लिशमेंट में काम करता हो। और जैसा कि यहाँ पे कहा गया है ओनली रिक्वायरमेंट फॉर एन एम्प्लॉय इन एन एस्टेब्लिशमेंट टू बिकम अ वोटर वाज हिज बीइंग अ वर्कर और वर्कमैन, और अगर वो किसी ट्रेड यूनियन के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है और वो वोटर बनना चाहता है उसके लिए इतना ही ज़रूरी है कि वो एक एस्टेब्लिशमेंट में काम करता है और वो वर्कर है या वर्कमैन की डेफिनेशन में फॉल करता है, और ऐसे एस्टेब्लिशमेंट में कम अज़ कम 3 माह के लिए जो है वो वहाँ पे काम कर रहा था। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इलेक्शन में
पार्टिसिपेट करने के लिए जो ट्रेड यूनियंस के इलेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट केस लॉ है 2017 पीएलसी पेज 102, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। इसमें पार्टीज थी यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड वर्सेस रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियंस। इसमें इंटरप्रेट किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 10 को और क्लॉज 32 को। ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट को इसमें बेसिकली इंटरप्रेट किया गया है, जो भी कंपनी है या इंडस्ट्री है जिसके डिपार्टमेंट्स और ब्रांचेस एक से ज़्यादा प्रोविंसेस में हैं, वो ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में फॉल करता है। यानी अगर हम सपोज करते हैं कि एक कंपनी का ऑफिस जो है या उसके एस्टेब्लिशमेंट पंजाब के प्रोविंस में भी है, बलूचिस्तान के प्रोविंस में भी है, सिंध के प्रोविंस में भी है, केपीके में भी है, चार प्रोविंसेस में है या कम से कम दो प्रोविंसेस में है, तो ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो होगी बेसिकली वो ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट कहलाएगी, क्योंकि उसकी जो कंपनीज हैं एस्टेब्लिश उसकी जो इंडस्ट्री है वो एक से ज़्यादा सूबों में फैली हुई है। नेक्स्ट जो केस लॉ है 2015 एससीएमआर पेज 434, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। इसमें पार्टीज थी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान वर्सेस अनवर शाह। इसमें इंटरप्रेट किया गया था सेक्शन 2 क्लॉज 33 वर्कमैन को, और यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरप्रेट जो किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो एम्प्लॉयज हैं उनको डिस्कस किया था, जो ऑफिसर्स 1 से ऑफिसर ग्रेड 3 तक ताल्लुक रखते हैं। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ये वर्कमैन है या नहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में। यहाँ पे क्लियर कहा गया है ऑफिसर्स ग्रेड 1 to 3 वर नॉट वर्कमैन, ये वर्कमैन की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दे दिया। और फर्दर ये एक वजाहत कर दी गई थी, ऑर्डर पास्ड बाय द एनआईआरसी टू द इफेक्ट दैट ऑफिसर्स ग्रेड 1 to 3 वर नॉट वर्कमैन वाज अपहेल्ड। यानी इस हवाले से एनआईआरसी ऑनरेबल कमीशन ने ऑलरेडी ये डिसाइड कर दिया था कि जो ग्रेड 1 से ग्रेड 3 तक के बैंक ऑफिसर्स हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के, वो वर्कमैन की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते। ऑनरेबल कमीशन ने ये डिसीजन ऑलरेडी दे दिया था, इसी को अप होल्ड किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। लिहाजा जो अपील फाइल की गई थी उस अपील को अलाउ कर दिया गया है, यानी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का इस मौकफ को तस्लीम कर लिया गया कि ग्रेड 1 से ग्रेड 3 तक के जो ऑफिसर्स हैं वो वर्कमैन की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते। लास्ट जजमेंट इस लेक्चर की 2015 पीएलसी पेज 38, ऑनरेबल नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन। इसमें केस का टाइटल जो है वो मोहम्मद हनीफ वर्सेस रजिस्ट्रार ऑथोराइज्ड ऑफिसर एनआईएससी इस्लामाबाद। इसमें सेक्शन 9 और सब सेक्शन 3 को बेसिकली इंटरप्रेट किया गया है, चेंज ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस। जैसा कि हमने अभी इसको डिस्कस भी किया है कि every change of the officers of the registered trade union was required to be notified by the union to the registrar of trade unions within 15 days of such change। जैसे ही ऑफिसर्स में कोई चेंज आता है उस चेंजेस के 15 दिनों के अंदर अंदर जरूरी है ऑनरेबल रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन को नोटिफाई किया जाए, उस चेंज के बारे में उनको बताया जाए, उनको इंटीमेट किया जाए थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। अल्लाह हाफिज।